नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्य प्रदेश पीएससी का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी जो हमारी चौथी यूनिट थिंकर की है उसमें पंडित नेहरू के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये इसमें हम लोग 4 लेक्चर कुछ लेके आएंगे पंडित नेहरू के लिए स्पेशली। पहला लेक्चर जो हमारा रहेगा पंडित नेहरू का जीवन परिचय और इसी में हम लोग पढ़ेंगे पंडित नेहरू का समाजवाद। जो दूसरा लेक्चर आएगा हम लोग उसमें पढ़ेंगे पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद। तीसरा लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पंडित नेहरू का आर्थिक विचार और चौथे लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे पंडित नेहरू का आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान। इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग पूरे विस्तृत रूप में समझने की कोशिश करेंगे और मेरा जहां तक सोचना है कि पंडित नेहरू से लेकर के जो क्वेश्चंस आएंगे इनकी जो बुक लिखी हुई है वो 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और इनकी जो चारों थॉट हैं ये जो हम लोग जिसकी चर्चा करने वाले हैं आने वाले लेक्चर में वो हमारे 11-11 नंबर यानी 200 शब्दों में आपसे पूछ सकता है। पहला हम लोग आज पंडित नेहरू का एक जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय में पंडित नेहरू का कब जन्म हुआ, तो पंडित नेहरू का जो जन्म हो रहा है 1889 में हो रहा है। याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके 4 साल बाद पंडित नेहरू का जन्म हो रहा है। पंडित नेहरू की जो बेसिक एजुकेशन थी वो इंडिया में हुई। मोतीलाल नेहरू इनके पिता थे, ध्यान रखिएगा। हायर एजुकेशन के लिए ये ब्रिटेन जाते हैं और वहां से इंडिया में वापिस आते हैं 1912 में। यहाँ पे आकर के उन्होंने अपनी वकालत शुरू की और 1913 में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। मतलब आप देखिए गांधी जी 1915 में भारत आ रहे हैं और नेहरू 1912 में भारत आ रहे हैं। 1913 में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। गांधी जी से इन्होंने सबसे पहली बार जो इनकी प्रभावशाली मुलाकात हुई थी 1916 में हुई, जो कि लखनऊ अधिवेशन था और इस अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी से मिले और गांधी जी के विचारों से ये काफी प्रभावित हुए। समझने की बात यह है कि 1912 से 1916 तक अभी नेहरू जो हैं भारत के जो आंदोलन चल रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन उसमें कोई सक्रिय भागीदारी हमको देखने को नहीं मिल रही है। सबसे पहला एक सक्रिय पार्टिसिपेशन 1919 में मिला, जो रॉलेट एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके विरुद्ध जो एक जन आंदोलन किया गया था उसमें नेहरू ने पहली बार एक सक्रिय भागीदारी की, जन आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। तो ये ध्यान रखिएगा। यहां पर 1919 के बाद नेहरू जी को 1929 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिला। ये अपने आप में कांग्रेस का बड़ा यूनिक अधिवेशन था क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात की। याद रखिएगा ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था। लाहौर जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। तो मतलब अभी तक भारत में जो अंग्रेजों से मांग चल रही थी वो किस बात की चल रही थी? पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं चल रही थी। डोमेनियन स्टेट की मांग कर रहे थे लोग कि डोमेनियन स्टेट दिया जाए, लेकिन पंडित नेहरू ने कहा कि डोमेनियन स्टेट से काम नहीं चलेगा, हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। डोमेनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश शासन के अधीन हमको एक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी और हेड हमारा ब्रिटिश रहेगा, सरकार रहेगी, लेकिन शासन व्यवस्था का संचालन जो है भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन पहली बार यहाँ पे पंडित नेहरू ने कहा ये इससे काम नहीं चलेगा, हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। और कांग्रेस के द्वारा पंडित नेहरू की इस बात को माना गया और इसको कंटिन्यू रखने के लिए 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जो है पहली बार तिरंगे को फहराया गया, झंडे को फहराया गया। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाया गया। आज तक हम देखते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग इस गणतंत्र दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि 1935 का एक्ट आया। 1935 के जो अधिनियम में जब आया तो पुनः से उसमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई भारत को। पंडित नेहरू इससे बहुत क्रोधित हुए
और उन्होंने कहा, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया 1935 के एक्ट को, और उन्होंने कहा कि यह जो है दास्ता का एक नया अध्याय है, और ऐसा कहते हुए 1935 के अधिनियम को पंडित नेहरू ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 1940 में आते हैं। गांधी जी का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इसमें भी पंडित नेहरू ने सक्रिय भागीदारी की। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, यहाँ पर भी पंडित नेहरू ने सक्रिय भागीदारी की। और 1946 में जब अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया, इस अंतरिम सरकार को निर्माण करने में पंडित नेहरू को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया, और बेबल जो था, लॉर्ड बेबल, इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष था। 1946 से लेकर के 1964 तक, अपनी मृत्यु तक, पंडित नेहरू इस देश को लीड करते रहे, अपने नेतृत्व से इस देश को आगे बढ़ाते रहे। ये एक पंडित नेहरू का परिचय था। पंडित नेहरू के द्वारा कुछ बुक भी लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा। और जैसे सबसे फेमस बुक है उनकी भारत की खोज, एक बुक थी, और इसके बाद विश्व इतिहास की झलक, मेरी आत्मकथा, और हू लिव्स इफ इंडिया डाइज जैसी किताबों को उन्होंने लिखा था। और एक और अच्छी बुक थी, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये कुछ बुक का नाम है, इसको हमको एज इट इज याद कर लेना है, क्योंकि ये आपसे पूछेगा। ये पंडित नेहरू का एक नेहरू का परिचय था, जीवन परिचय था, सामान्य परिचय था। हो सकता है आपसे 50 शब्दों में पंडित नेहरू के बारे में परिचय पूछे। अब हमको थोड़ा सा परिचय में ये भी ध्यान रखना है कि पंडित नेहरू का भारत की विदेश नीति में कुछ क्या क्या योगदान था। तो कुछ चीजों को हमको ध्यान रखना है कि एक तो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत दिया गया। और इसके बाद हम लोगों को ये भी ध्यान, 1954 में पंचशील सिद्धांत भी जो है पंडित नेहरू ने दिया था। और इन्हीं दोनों सिद्धांतों के आधार पर आज भी भारत की विदेश नीति का निर्धारण हो रहा है। तो पंडित नेहरू का हम लोग बाद में देखेंगे विदेश नीति में क्या क्या योगदान रहा है। इस दोनों नीति के प्रणेता के रूप में हम लोग पंडित नेहरू को देखते हैं। पंचशील 1954 में दिया गया, चाइना के साथ एग्रीमेंट हो रहा था, तब पंडित नेहरू के द्वारा पंचशील सिद्धांत को दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक परिचय हो गया पंडित नेहरू के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं पंडित नेहरू ने एक थ्योरी लिखी है, शानदार थ्योरी थी। पंडित नेहरू का समाजवाद बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। हम लोग अब नेहरू के समाजवाद के बारे में चर्चा करेंगे। नेहरू के समाजवाद को व्यापक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। नेहरू का समाजवाद है क्या? अब एक चीज समझना है, कुछ मैं यहाँ पे रॉ पॉइंट लिख रहा हूं, उन पॉइंट को बाद में हम एक ही यूनिफाइड करेंगे। नेहरू का जो समाजवाद है, कार्ल मार्क्स के समाजवाद, वह गांधी जी का समाजवाद का संशोधित रूप है। मतलब दोनों के समाजवाद की हमको झलक दिखती है, लेकिन इन दोनों के समाजवाद से अलग भी है। जैसे कि कार्ल मार्क्स कहता है कि समाजवाद को अपनाने के लिए यदि वर्ग संघर्ष करना है तो करना चाहिए, क्लास कॉन्फ्लिक्ट करना है तो करना चाहिए, या हिंसा का सहारा लेना है तो भी लेना चाहिए। दूसरी ओर कार्ल मार्क्स ये भी कहता है उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण नियंत्रण जो है राज्यों का होना चाहिए या सर्वहारा वर्ग का होना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों का होना चाहिए। गांधी जी की जो समानता है वो ये है कि गांधी जी भी कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल देते हैं, और नेहरू भी जो है कुटीर उद्योगों पर अपने समाजवाद के लिए बल देते हैं। गांधी जी से अलगाव कहाँ पे है? तो गांधी जी जो है राज्य को अनिवार्य नहीं मानते हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना है कि राज्य के कारण ही जो है शोषण आता है, जबकि पंडित नेहरू जो है राज्य को अनिवार्य मानते हैं, क्योंकि लोक कल्याण जो है, लोक कल्याणकारी जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं उनको संपादित जो है राज्य के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों में हमको अंतर दिख रहा है। यहाँ पे अंतर हमको दिख रहा है कि पंडित नेहरू वर्ग संघर्ष की जगह पर लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने पर बल दे रहे हैं, परिवर्तन करने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली पर बल दे रहे हैं। और यहाँ पर
जहां संपूर्ण राज्य की बात करें, यहाँ पर इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया कि मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न को हम लेके आएंगे, जहां पर राज्य व निजी क्षेत्र दोनों विकास में बराबर मात्रा में भागीदारी करेंगे। आवश्यकता अनुसार जो संवेदनशील क्षेत्र रहेंगे उनको राज्यों को दे दिया जाएगा, और जो कम आवश्यक क्षेत्र होंगे उनको जो है निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन विकास की इस यात्रा पर निजी क्षेत्र व राज्य दोनों भागीदारी करेंगे। तो यहाँ पर पहला हमको ये ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि समाजवाद का मतलब ही क्या होता है। समाजवाद का मतलब एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना जो कि यथासंभव समता मूलक हो, जिसमें असमानता का स्तर बहुत कम हो या न्यूनतम हो। असमानता कैसी होनी चाहिए? न्यूनतम हो। मतलब एक तरह से जो समाजवाद है वो समता मूलक समाज की स्थापना कर रहा है, या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो समाजवाद है वह सामाजिक व आर्थिक पुनर्वितरण करने पर बल देता है, ताकि समाज को समता मूलक समाज के रूप में स्थापित किया जा सके। शोषण मुक्त समाज की स्थापना करवाना चाह रहा है। ये शोषण मुक्त समाज की स्थापना करवाने पर बल देता है। और पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा है अपने समाजवाद में कि उनका समाजवाद मात्र एक आर्थिक विचारधारा नहीं है, बल्कि एक जीवन मूल्य है। ये लाइन भी हम याद रखेंगे कि पंडित नेहरू के अनुसार जो समाजवाद है उनका, वह एक आर्थिक विचारधारा बस ना होकर के बल्कि जीवन मूल्य भी है। और कैसे समाजवाद को पंडित नेहरू को पाना है, इसके बारे में पंडित नेहरू आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने समाजवाद को ये समझने की कोशिश की कि समाजवाद का मतलब क्या है, पंडित नेहरू के समाजवाद में किसका प्रभाव दिखता है। पंडित नेहरू के समाजवाद में कार्ल मार्क्स का प्रभाव दिखता है तो कहाँ पे अंतर दिखता है। गांधी जी का समाजवाद और नेहरू के समाजवाद में क्या समानता है। हमने देखा कुटीर उद्योगों को लेकर के दोनों में समानता दिखता है। लेकिन यहाँ पर गांधी जी जहाँ राज्य को अनिवार्य नहीं मानते हैं, वहीं पर पंडित नेहरू जो है राज्य को अनिवार्य मानते हैं। दूसरी बात यहाँ पे चीज और ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने राज्य व धर्म को बिल्कुल जुड़ा माना है। पंडित गांधी जी का कहना था कि राज्य में धर्म होना ही चाहिए, नहीं तो राज्य जो है अनैतिक हो जाएंगे। और लेकिन नेहरू जी का ये कहना था कि राज्य व धर्म बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि धर्म ने ही इस समाज में अस्पृश्यता को जन्म दिया है, जाति व्यवस्था को जन्म दिया है, और जो अंततः समाज के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, एक शोषणकारी प्रवृत्ति के रूप में उभरा है। इसलिए पंडित नेहरू राज्य व धर्म के बीच में बिल्कुल जरा भी एक दूसरे के बीच में संबंध नहीं बताते, कहते दोनों को अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति जो है निरंकुश हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, करुणाशील नहीं रहेगी, संवेदनशील नहीं रहेगी। जबकि नेहरू का कहना था यदि धर्म को राज्य में डाल दिया गया तो जो भारत की समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या भारत की क्या चल रही है, तो अगर हम देखें अस्पृश्यता और जाति प्रथा, और इन समस्याओं को हम दूर नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों चीजों को हम समझ गए, कार्ल मार्क्स का, गांधी जी की विचारधारा और समाजवाद का। अब प्रश्न उठता है कि स्वप्न तो देख लिया, समाजवाद को स्थापित करना है, समाजवाद को कैसे स्थापित करें नेहरू आगे इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे जो है समाजवाद को पाया जाएगा। नेहरू बहुत ही एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। नेहरू भारत को एक सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करना चाह रहे थे। नेहरू का विजन था कि आने वाले समय में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरे। लेकिन नेहरू को यह भी पता था कि भारत विश्व शक्ति के रूप में तब उभरेगा जब आंतरिक भारत सशक्त होगा, तभी जो है भारत की स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत हो पाएगी।
और इस आंतरिक भारत की समस्याओं को नेहरू ने बहुत अच्छे से पॉइंटेड किया, उसको लिस्टिंग किया कि क्या क्या भारत की समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए नेहरू ने अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। अगर हम 1947 में चलें तो 1947 का जो भारत है इसकी विशेषताओं को देखें, विशेषताएं मतलब यहाँ पे कमियों को देख रहे हैं हम कि भारत कैसा भारत है, गरीब भारत है, भारत कैसा है, बेरोजगार भारत है, भारत में आधारभूत संरचना कैसी है, बड़ी निम्न आधारभूत संरचना है, निम्न आधारभूत संरचना है। अगर हम शिक्षा का विकास देखें तो अति कम है, शिक्षा का विकास जो है 30% से भी कम शिक्षा हमको शिक्षित लोग मिल रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह हम देखें स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी कमजोर हैं, और समाज में जाति, अस्पृश्यता है ना, अस्पृश्यता व आर्थिक विषमता बड़े पैमाने पर व्याप्त है। ये नेहरू का 1947 का भारत था जब नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। इस भारत से वो रूबरू थे कि भारत कैसा उनको दिख रहा है। 1947 का भारत गरीब भारत है, अत्यधिक जनसंख्या गरीबी स्तर पर है, बेरोजगार भारत है, और बड़ा निम्न औद्योगिकरण हो पाया, यहाँ पर औद्योगिकरण भी नहीं हो पाया है। और इसके बाद हम देखेंगे तकनीक का विकास तो भी है ही नहीं, क्योंकि शिक्षा ही नहीं है तो तकनीक के आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इन्हीं समस्याओं को हल करेंगे नेहरू अपने समाजवाद के माध्यम से। नेहरू ने सबसे पहली बात, जैसे ही समाजवाद की संकल्पना लेके आए 1947 में, नेहरू के सामने दो आर्थिक व्यवस्थाएं थी। या तो नेहरू समाजवाद या साम्यवादी को पूर्ण रूप से अपना लेते, या नेहरू पूंजीवाद को अपना लेने। नेहरू ने इन दोनों ही विचारधाराओं को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया, बल्कि क्योंकि इन दोनों ही विचारधाराओं में, दोनों ही आर्थिक विचारधाराओं में कुछ कमियां थी, तब नेहरू ने इन दोनों विचारधाराओं के गुणों को अपनाते हुए एक तीसरी विचारधारा को अपनाया, जिसको कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेहरू बहुत मिश्रित अर्थव्यवस्था, नेहरू बहुत ही क्लियर थे कि अगर भारत को अति तीव्र ढंग से विकसित करना है, विकास की रफ्तार तेज करना है, तो राज्य व निजी क्षेत्र दोनों मिलकर ही इस काम को कर सकते हैं। तो नेहरू ने आर्थिक विकास में क्या किया, निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भूमिका को स्वीकार कर लिया। नेहरू सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों का अनुकूलतम कैसे सुनिश्चित हो, इस संसाधनों के अनुकूलतम को सुनिश्चित करने के लिए नेहरू के द्वारा नियोजन प्रक्रिया को अपनाया गया। अब आपके सामने ये सवाल है, नियोजन प्रक्रिया क्या होती है? प्लानिंग का मतलब ये होता है कि एक निर्धारित लक्ष्य होगा हमारा, और इस निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए हम संसाधनों का अनुमान लगाते हैं, कितने संसाधन हैं अनुमान लगाते हैं, और इसके बाद हम संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। अनुकूलतम प्रयोग या उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं, पर बल देते हैं। अगर इसकी परिभाषा बनाएं तो पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में मौजूद संसाधनों का अनुमान लगाना व इन संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करना नियोजन प्रक्रिया है। जब हम संसाधनों का अनुमान लगाएंगे, यदि कोई संसाधन इस देश में कम है तो उन संसाधनों को हम बाहर से भी मंगाने की कोशिश करेंगे। 2 पॉइंट अभी तक मुझे मिल गए हैं। पहला तो नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया, और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में नेहरू जी ने नियोजन प्रक्रिया को अपनाया। इसको हमने पूर्व यूएसएसआर से अपनाया था, रसिया से इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। नेहरू का विजन बहुत क्लियर था। नेहरू देख रहे थे एक बड़ी जनसंख्या, पिछड़ा भारत कैसे होगा। नेहरू ने एक तीसरी बात कही यहाँ पर कि हमें भारत का औद्योगिकरण करना पड़ेगा, और इस औद्योगिकरण के तहत नेहरू ने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करवाई। हालांकि नेहरू के इस कदम की कुछ लोगों ने आलोचना की, लेकिन नेहरू का विजन बड़ा क्लियर था।
नेहरू से पूछा गया कि बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना क्यों करवाई जा रही है, तो नेहरू ने कहा कि क्योंकि इन्हीं उद्योगों के पास क्षमता है कि भारत को एक पर्याप्त आपूर्ति हो पाएगी। किस लिए? आधारभूत ढांचा अगर विकसित करना है तो आधारभूत ढांचे के लिए हमको स्टील की आवश्यकता है, सीमेंट की आवश्यकता है। तो इन चीजों के लिए नेहरू ने कहा कि बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो ताकि आधारभूत ढांचे का विकास हो सके भारत में। दूसरी बात, नेहरू ने कहा ये इतने बड़े उद्योग हैं कि यहाँ पर रोजगार बड़े पैमाने पर सृजित होंगे, और जब रोजगार सृजित होंगे तो लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, और लोगों की जब क्रय क्षमता बढ़ेगी तो क्या होने वाला है, लोगों की खरीद क्षमता भी बढ़ेगी। खरीद क्षमता तो लोगों की क्या होगी, मांग बढ़ेगी, और अगर मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा, और जब अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा हर क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। तो ये जो दो समस्याएं थी हमारे पास रोजगार कम सृजित होने की, नेहरू इसको भी दूर करते हुए प्रतीत होते हैं। इसके बाद बड़े उद्योगों का लाभ और है, उन्होंने कहा कि हम आयात को प्रतिस्थापित करके हम निर्यात उन्मुखी अर्थव्यवस्था की ओर जा सकते हैं। तो नेहरू ने इसका ये लक्ष्य बताया। बड़े उद्योगों की स्थापना पर हम देख सकते हैं कि नेहरू ने बोकारो प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट इन सब की स्थापना करवाई थी। चौथा कदम नेहरू ने ये अपनाया कि बड़े बड़े बांधों की स्थापना कराई। नेहरू की समाजवाद की सब विशेषताएं हैं, बड़े बड़े बांधों की विशेषताएं, बड़े बड़े बांधों की स्थापना नेहरू करवा रहे हैं। नेहरू बड़े क्लियर इस बात से नेहरू का मानना था कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रह रही है और ये पूरी की पूरी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अगर कृषि को उन्नत बनाना है, कृषि को हमें पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन करना है, आत्मनिर्भरता की स्थिति में आना है, तो बड़े बड़े बांध अति आवश्यक हैं। क्योंकि नेहरू इसकी विशेषता कहते हैं कि बड़े बड़े बांध के माध्यम से हम एक तो 12 महीने क्या हो जाएगा कि साल भर हमें सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा, और दूसरी बात जल विद्युत पर्याप्त मिलेगा, और जब जल विद्युत पर्याप्त मिलेगा तो औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात कृषि के लिए भी हमेशा पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी। तो नेहरू जो है बड़े बड़े बांध की स्थापना करवाने पर बल देते हैं। यहाँ पे समझना ये है कि नेहरू ने आधुनिक भारत का जो मंदिर कहा उसको बड़े बड़े उद्योगों को और बड़े बड़े बांधों को, याद रखिएगा, बड़े बड़े उद्योगों को और बड़े बड़े बांधों को नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में इसको परिभाषित किया था। और बिल्कुल सही बात भी है, आज भारत के विकास में इन सभी बड़े उद्योगों का और बड़े बड़े बांधों का योगदान हम देख सकते हैं। और इसके बाद नेहरू से पूछा गया, चलिए ठीक है, बेरोजगारी खत्म हो गई, आपने यहाँ से करवा लिया, अब नेहरू अभी बहुत ही आगे जा रहे हैं, सोच रहे हैं। नेहरू को पता था समस्या जो है आर्थिक विषमता है, और इस आर्थिक विषमता को कम करने के लिए नेहरू ने 2 और कदम उठा रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, एक कदम नेहरू उठाएंगे, कौन सा कदम उठाएंगे कि जो जमींदारी प्रथा उन्मूलन है, जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून लेके आएंगे। और इसके बाद नेहरू जो है भूमि सुधार को लागू करवाएंगे, भूमि सुधार कानून को लागू कराएंगे, और इस भूमि सुधार कानून के तहत सीलिंग एक्ट को भी लेके आएंगे, है ना, और हदबंदी को भी लेके आएंगे, ताकि जो है यहाँ पर सबसे बड़ी जो विषमता थी, जो एक लैंडलॉर्ड और काश्तकार के बीच में एक वैमनस्य दिख रहा है, उसको दूर करते हुए नेहरू इन दोनों सिस्टम को ला रहे हैं। और जो ऐसे किसान हैं जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, उनको भी वो कृषि भूमि को सरकार के द्वारा प्रदान करवाने की कोशिश इन दोनों कानून के माध्यम से कर रहे हैं। तो इससे जो है आर्थिक विषमता को भी कम करने पर बल मिलेगी, और समाज जो है धीरे धीरे सामाजिक समानता की ओर जाएगा। अब नेहरू ने देखिए कैसे चौतरफा काम किया। पहले तो उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाई, दूसरा उन्होंने प्लानिंग को अपनाया, तीसरा उन्होंने बड़े बड़े डैम की स्थापना करवाई, चौथा उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करवाई, और इसके बाद पांचवा उन्होंने ले लिया आपके जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, और छठा भूमि सुधार कानून के रूप में। अभी 2 सेक्टर छूटे हुए हैं जहां पर नेहरू
बहुत बल देने वाले। एक सेक्टर नेहरू का ये कहना था कि हमें वैज्ञानिक कृषि को प्रमोट करना पड़ेगा, और इस क्योंकि नेहरू को बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण था कि भारत की 80% जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या जो है गांव में रह रही है, और ये पूरी जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर करती है। और दूसरी ओर नेहरू का ये भी सोचना था कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र तभी बन पाएगी जब भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो। भारत, क्योंकि देख रहे थे कि हम लोग PL 480 के तहत बहुत दिन तक USA से हमने गेहूं आयात किया, और ये गेहूं जब आयात होता था कई शर्तों के अधीन इस गेहूं को हम लोग आयात कर पाते थे। तो नेहरू ने वैज्ञानिक कृषि को अपनाने की बात कही, और इस कृषि में जो तकनीक आधारित कृषि पर उन्होंने बल दिया। ठीक है। इसके बाद तो नेहरू के समाजवाद में गांधी का समाजवाद दिखता है। नेहरू जी भी समझते थे कि बिना कुटीर उद्योगों का विकास किए भारत का आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता है, और नेहरू के समाजवाद को स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए नेहरू ने अगला कदम उठाया, कुटीर उद्योगों के बल पर बल दिया। कुटीर उद्योग का मतलब होता है ऐसे उद्योग जो ग्रामीण अंचल पर स्थापित हैं और जिसमें सामान्यतः एक ही परिवार के व्यक्ति काम करते हैं, और इसमें तकनीक का प्रयोग, मशीन का प्रयोग नहीं होता है ना। तो व्यक्ति अपने घर के कुछ सदस्यों के द्वारा इस उद्योग का संचालन किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नेहरू ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया भारत के तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन इस तीव्र आर्थिक विकास को करते समय नेहरू इस बात पर भी गंभीर थे कि कैसे सामाजिक आर्थिक विषमता को कम किया जा सके, कैसे गरीबी को कम किया जा सके, और इसीलिए नेहरू ने इन सब कार्यक्रमों को चलवाया। और इसके साथ साथ नेहरू का जो आखिरी कदम हम लोग देखेंगे यहाँ पर समाजवाद के संदर्भ में, वो ये रहेगा कि नेहरू के द्वारा कई प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं चलवाई गई, जिसमें कि फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं व पेंशन स्कीम जैसी योजनाओं का संचालन करवाया गया। और इस तरह से नेहरू ने अपने समाजवाद के माध्यम से एक ऐसे राष्ट्र को स्थापित करने की कोशिश की जो कि समता मूलक हो, जिसमें मानवीय गरिमा को सुनिश्चित किया जा सके और सभी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और यही नेहरू के समाजवाद का लक्ष्य था। ये लेक्चर यहीं तक करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग नेहरू के राष्ट्रवाद को देखेंगे, और आप लोगों को कैसा लगा इसको में मुझे कमेंट्स करिएगा जरूर। और ये मेंस के लिए है, जो हमारी चौथी यूनिट है सेकेंड पेपर की, उसमें थिंकर दिए हुए हैं, और उसी संदर्भ में हम लोग ने सीरीज अभी शुरू की है। तो आज पहला थिंकर नेहरू का एक पार्ट देखा है, नेहरू का समाजवाद। अगले लेक्चर में हम लोग आपसे जब मिलेंगे तब हम लोग नेहरू के राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।